Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सप्लाई को शुरू करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियोस में डिमांड चैप्टर को समझा था, जिसमें हमने जाना था कि डिमांड क्या होता है। डिमांड किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी होती है जो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है एक गिवन प्राइस पर, ठीक है ना। तो मतलब जो डिमांड चैप्टर था वो हमने कंज्यूमर के हिसाब से पढ़ा था। सप्लाई जो हमारा चैप्टर है ये प्रोड्यूसर के हिसाब से होता है, क्योंकि मार्केट में गुड्स की सप्लाई कौन करते हैं, प्रोड्यूसर या फिर फर्म्स। ओके, तो सप्लाई क्या है? सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या कह रहा है सप्लाई? सप्लाई किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी होती है जो कि फर्म विलिंग है और एबल कर रहा है सेल करने के लिए, ऑफर कर रहा है एक प्राइस पर, एक गिवन टाइम पीरियड पर। सपोज मैं करता हूं, ए एक फर्म है। ए जो फर्म है वो एक गिवन टाइम पीरियड पे 50 टन वीट मार्केट में पहुंचा रहे हैं। तो 50 टन वीट मार्केट में पहुंचा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि 50 टन क्या होगी, उनकी सप्लाई हो गई। ठीक है, तो सप्लाई क्या होता है? सप्लाई किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी होती है जो कि एक फर्म क्या करता है, सेल करता है एक प्राइस पर एक टाइम पीरियड के दौरान। ओके, तो ये सप्लाई है। आइए, तो इसमें हमने 4 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में जाना है। फर्स्ट इज क्वांटिटी। तो सप्लाई में क्या होना चाहिए? फर्स्ट, पहली चीज क्वांटिटी होनी चाहिए, दूसरी फर्म की विलिंगनेस होनी चाहिए, ठीक है ना। थर्ड चीज प्राइस के हिसाब से सप्लाई होती है, और फोर्थ चीज जो है वो पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। पीरियड ऑफ टाइम एक दिन का भी हो सकता है, एक वीक का भी हो सकता है, और एक ईयर का भी हो सकता है। ओके, आइए देखते हैं। जैसे डिमांड में होता थे, हमारे 2 टाइप के डिमांड होते थे, एक इंडिविजुअल डिमांड, एक मार्केट डिमांड। उसी तरीके से सप्लाई में भी 2 टाइप्स की सप्लाई होती है, एक इंडिविजुअल सप्लाई और एक मार्केट सप्लाई। तो इंडिविजुअल सप्लाई क्या होगी? जब हम किसी एक फर्म के बारे में बात करेंगे, तो जैसे डेफिनेशन यहाँ पर थी कि इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल। ठीक है, तो जब एक फर्म के बारे में बात करेंगे तो वो इंडिविजुअल सप्लाई होगी। मार्केट सप्लाई में क्या होगी? जितनी भी मार्केट में जितनी भी फर्म्स है तो ऑल द फर्म्स यहाँ पर आ जाएगा। तो एक फर्म की जगह जब ऑल द फर्म्स आ गई कि जो अपने क्वांटिटी, अपने सामान को बेच रही है एक गिवन प्राइस में, तो उसे हम बोलेंगे मार्केट सप्लाई। ओके, आइए एक छोटा सा कंसेप्ट सीखते हैं। क्या सप्लाई और स्टॉक सेम होता है क्या? देखिए, आम भाषा में अगर देखें तो लोग सप्लाई और स्टॉक को सेम ही मांगते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में सप्लाई और स्टॉक में डिफरेंस होता है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज अवेलेबल फॉर द फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक क्या है? किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की टोटल क्वांटिटी, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की टोटल क्वांटिटी जो कि क्या है, अवेलेबल है फर्म के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, उसे स्टॉक कहते हैं। लेकिन वैसी सप्लाई क्या था? इट इज द पार्ट ऑफ स्टॉक विद द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ब्रिंग इन द मार्केट फॉर सेल। देखिए, सप्लाई क्या होता है? जो प्रोड्यूसर मार्केट में सेल करने के लिए विलिंगनेस है, जिसमें मतलब उसकी क्षमता है, इतना वो बेचेगा, वो सप्लाई होता है। स्टॉक होता है कि कितना कोई कमोडिटी उसके पास अवेलेबल है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसे स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई, और स्टॉक कभी भी सप्लाई से कम नहीं हो सकता। आइए मैं एक एग्जांपल से इसे समझाता हूँ। सपोज करते हैं एक सेलर है। सेलर, इसी सेलर की बात कर लेता हूँ मैं। ए फर्म है, एक सेलर है, ठीक है। तो इसके पास 50 टन क्या है, वीट है। 50 टन इसके पास वीट है इसके गोडाउन में। कहां पर है वीट? इसके गोडाउन में वीट है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि ये जो है, ये 30 टन वीट, 30 टन वीट क्या कर रहा है, इस सेल कर रहा है कितने रुपए में? 37 पर केजी में। ओके, अब इस सिचुएशन में क्या होगा? जो वीट वो सेल करेगा मार्केट में, उसको कहेंगे हम सप्लाई। क्या कहेंगे? सप्लाई। और सप्लाई के साथ हमेशा प्राइस होता है, ठीक है ना। सप्लाई हम कब करते हैं? जब भी हमारा कोई प्राइस होता है, एक क्वांटिटी को सप्लाई करते हैं, तो एक क्वांटिटी थी और ये प्राइस था। तो सप्लाई कैसे पहचानेंगे? जिसकी हमें क्वांटिटी भी दे रखी है और प्राइस भी दे रखा हो। और ये क्या है? ये तो इसके गोडाउन में पड़ा हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे? स्टॉक कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर 30 टन सप्लाई होगा और 50 टन स्टॉक होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस है। देखिए स्टूडेंट, स्टॉक क्या होता है? किसी भी कमोडिटी का टोटल क्वांटिटी जो कि अवेलेबल है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो यहां पर वो 50 टन अवेलेबल था एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ये स्टॉक है।
और सप्लाई क्या होता है, सप्लाई वो पार्ट होता है स्टॉक का जो कि प्रोड्यूसर जो है वो बेचेगा मार्केट में, ठीक है। तो ये है वो पार्ट, तो 30 टन वो मार्केट में बेच रहा है ये प्राइस पर, तो ये हमारा स्टॉक है, ओके सॉरी सप्लाई है। तो यहां पर हमने बात करी थी कि स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई, तो देख सकते हैं आप स्टॉक कभी भी सप्लाई से कम नहीं हो सकता, स्टॉक हमेशा सप्लाई से ज्यादा ही होगा। ओके, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आइए बात करते हैं अब इंडिविजुअल सप्लाई के डिटरमिनेंट्स के बारे में। देखिए क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारी इंडिविजुअल सप्लाई चेंज हो सकती है, बढ़ भी सकती है या फिर घट भी सकती है, तो इन फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। देखिए जिस तरीके से हमने डिमांड के बारे में बात करी थी, डिमांड के फैक्टर किसके हिसाब से डिपेंड करता था, प्राइस एंड क्वांटिटी के हिसाब से, उसी तरीके से सप्लाई का भी फैक्टर प्राइस एंड क्वांटिटी के हिसाब से क्या करता है, डिफर करता है। डिमांड में हमने इनवर्स रिलेशन देखने को मिला था, ठीक है। कैसा है रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, उल्टा, प्राइस बढ़ता था तो डिमांड कम हो जाती थी, प्राइस कम होता था तो डिमांड बढ़ जाती थी। आइए सीखते हैं सप्लाई में कैसा रिलेशन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट हमारा है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। कोई भी गिवन कमोडिटी है उसका प्राइस की वजह से उसके सप्लाई में इफेक्ट आ सकता है। क्या आएगा देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज इट्स प्राइस। तो किसी भी कमोडिटी का कितनी सप्लाई करनी है वो डिपेंड करेगा उसके प्राइस पर। तो एज अ जनरल रूल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस और सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब कि प्राइस बढ़ेगा तो हम सप्लाई भी बढ़ाएंगे। कौन बढ़ाएंगे, प्रोड्यूसर्स, फर्म्स, ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड। तो प्राइस बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे। इट मींस एज अ प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ गिवन कमोडिटी आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। वैसे अगर उल्टा हो गया, प्राइस कम हो गया तो सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हायर प्राइसेस देयर आर अ ग्रेटर चांस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। देखिए जितने ज्यादा प्राइस होंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगी फर्म्स, ठीक है। जितने ज्यादा प्राइस किसी भी कमोडिटी के बढ़ेंगे उतना ज्यादा वो सप्लाई करेगी, क्योंकि ज्यादा प्राइस में उन्हें ज्यादा प्रॉफिट कमाने को मिलेगा, ठीक है। तो इट इंड्यूसेस द फर्म टू ऑफर मोर सेल इन द मार्केट। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है फर्म क्या करती है, ज्यादा ज्यादा सेल कर देती है मार्केट में ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े। तो ये कारण है इंडिविजुअल सप्लाई के पहले डिटरमिनेंट का। तो दूसरा हमारा जो डिटरमिनेंट है वो है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जितने भी हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे वो प्राइस के अलावा होंगे। तो ये तो गिवन कमोडिटी के प्राइस के हिसाब से हमने देखा इंक्रीज डिक्रीज। अब प्राइस के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। तो सेकंड फैक्टर है हमारा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। टेक्नोलॉजी में अगर चेंज आ गया तो उससे भी सप्लाई ऑफ कमोडिटी चेंज हो जाती है। कैसे, एडवांस एंड इंप्रूव टेक्नोलॉजी reduces the cost of production which reduces the cost of production which raises the cost of production which raises the profit margin, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ेगा। देखिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। इट इंड्यूसेस द सेलर टू इंक्रीज द सप्लाई। अब टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, तो हम अपनी सप्लाई को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। वैसे ही अगर इसका उल्टा हो गया, टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो गया, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेट हो गई, तो उससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा अगर बढ़ जाएगा तो उससे हम क्या करेंगे, अपनी सप्लाई को कम कर देंगे। तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी एक फैक्टर है जिसके कारण सप्लाई बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई तो उससे हम सप्लाई को बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा, हमारा खर्चा, गुड्स को बनाने का खर्चा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी गुड्स को बनाने का खर्चा। तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण हमारा अगर इंक्रीज होता है, ये स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ती है, अच्छी होती है, तो हम सेल ज्यादा करेंगे, सप्लाई ज्यादा करेंगे। वैसे अगर टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है तो सप्लाई हम कम करेंगे। आइए दूसरे फैक्टर को देखिए थर्ड फैक्टर जो है हमारा वो है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। देखिए अदर गुड्स के प्राइस से भी हम अपने गिवन गुड्स की सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे, आइए दिखाता हूं एग्जांपल, फिर इसको रीड करेंगे। सपोज करते हैं एक फार्मर है, फार्मर राइस क्या कर रहा था, राइस का प्रोडक्शन कर रहा था। ओके, फार्मर किसका प्रोडक्शन कर रहा था, राइस। लेकिन फार्मर ने देखा कि मार्केट में जो वीट है उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। किसके प्राइस बढ़ रहे हैं, वीट के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो फार्मर अभी तक राइस प्रोड्यूस कर रहा था, राइस के प्राइस कांस्टेंट थे। फार्मर ने देखा वीट के प्राइस बढ़ रहे हैं, फार्मर सोचेगा अरे वीट के प्राइस बढ़ रहे हैं, वीट को उगाना चाहिए, क्योंकि उसके प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसको उगा के जब मैं मार्केट में सेल करूंगा तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो फार्मर ने क्या किया, जिस खेत में अपने राइस को वो उगाला था उस खेत में वीट को उगाने लग गया।
ठीक है। अच्छा, ऐसा उसने क्यों किया, राइस को क्यों नहीं साथ में उगाया? ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास रिसोर्स क्या थे, लिमिटेड थे। तो लिमिटेड रिसोर्स से वो एक ही चीज उगा सकता है, या तो वीट या राइस, क्योंकि रिसोर्स क्या है उसके पास यहाँ पर, खेत। तो खेत में या तो वीट ही उगाएगा या राइस उगाएगा। तो अपने लिमिटेड रिसोर्स में उसने राइस को कम उगाना शुरू कर दिया और वीट को ज्यादा उगाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, आप देख सकते हैं जो गिवन कमोडिटी थी इसकी सेल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसके कारण कम हुई, दूसरी कमोडिटी के प्राइस बढ़ने के कारण। तो यही हमारा फैक्टर है प्राइस ऑफ अदर गुड्स का। देखिए क्या लिखा है इसमें, एज अ रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। आपको पता ही है रिसोर्सेज के क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ठीक है ना। तो द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड नॉट ओनली ऑन इट्स प्राइस बट आल्सो द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि क्वांटिटी सप्लाई खाली प्राइस पर ही डिपेंड नहीं करती, दूसरे कमोडिटी के प्राइस पर भी डिपेंड कर सकती है। ओके, तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स मेक देम मोर प्रॉफिटेबल इन द कंपैरिजन ऑफ गिवन कमोडिटी। अगर कोई दूसरे कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है एज कंपेयर टू हमारे पहले की कमोडिटी से। तो इससे क्या होगा, अ फर्म शिफ्ट इट लिमिटेड रिसोर्स फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द गिवन कमोडिटी टू द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फर्म जो होगी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को उस कमोडिटी में शिफ्ट कर देंगे जहां से उन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना, इसके कंपैरिजन में। तो यहां पर मैंने एग्जांपल लिख रखा है कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स से वीट, अगर वीट के प्राइस बढ़ जाते हैं तो फार्मर क्या करेगा, अपने लैंड्स में किसका कल्टीवेशन शुरू कर देगा, वीट का। जो अभी तक वो क्या उगा रहा था, राइस उगा रहा था, तो अपने राइस के सप्लाई को वो कम कर देगा और वीट की प्रोडक्शन को वो ज्यादा कर देगा और सप्लाई मार्केट में इसका बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट फैक्टर जो है सप्लाई का, वो है हमारा प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स का कॉस्ट, खर्चा बनाने में जो खर्चा आ रहा है। देखिए क्या है, इसका भी एग्जांपल लेते हैं पहले। सपोज करते हैं एक फर्म है जो कि हमारी आइसक्रीम बनाती है। क्या बनाती है, आइसक्रीम बनाती है। इस फर्म को आइसक्रीम बनाने के लिए क्या क्या इनपुट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे क्रीम की जरूरत पड़ती है इन्हें, ठीक है, दूसरा शुगर की इन्हें जरूरत पड़ती है, तीसरा मशीन की इन्हें जरूरत पड़ती है, चौथा लेबर की जरूरत पड़ती है, और भी ऐसे बहुत सारी इनपुट्स की इन्हें रिक्वायरमेंट होती है एक आइसक्रीम बनाने के लिए। अब देखिए अगर इस इनपुट्स में से किसी का भी प्राइस इंक्रीज हो जाता है, सपोज शुगर का प्राइस इंक्रीज हो गया या क्रीम का प्राइस इंक्रीज हो गया या लेबर का रेट इंक्रीज हो गया, तो इससे क्या होगा, जो इनका खर्चा होगा एक प्रोडक्ट को बनाने में वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही अगर किसी का भी प्राइस कम हो जाता है तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज और डिक्रीज होने से क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता है। अगर मेरा कॉस्ट और खर्चा बढ़ जाएगा, इन फैक्टर्स के बढ़ने से अगर मेरा खर्चा बढ़ जाएगा तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, डाउन चले जाएगा। वैसे ही अगर इनका प्राइस अगर कम हो जाता है तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे मेरा प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो याद रखना, जब भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो इससे क्या होता है, मेरा जो प्रॉफिट होता है वो रिड्यूस हो जाता है और मैं सप्लाई उस समय कम करता हूं। वैसे ही अगर उल्टा होता है तो उल्टा करूंगा। देखिए आइए डिस्कस करते हैं। व्हेन द अमाउंट पेबल फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ इनपुट्स इंक्रीजेस, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीज। तो अगर कोई भी फैक्टर्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे दिस डिक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट सेलर रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, और सेलर क्या करेगा, अपनी कमोडिटी की सप्लाई को कम कर देगा। ऑन द अदर हैंड अगर इसी का उल्टा हुआ, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अगर मेरे प्राइस जो है वो अगर डिक्रीज हो जाते हैं तो उससे क्या होगा, मेरे इनपुट्स जो है, जो मेरी सप्लाई है वो मैं इंक्रीज कर दूंगा। क्यों, क्योंकि इससे मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये फैक्टर था हमारा फोर्थ। आइए फिफ्थ फैक्टर देखते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी का। ये टैक्सेशन पॉलिसी भी इसे कह सकते हैं गवर्नमेंट की। तो इंक्रीज इन द टैक्स रेट टैक्सेस रेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए अगर टैक्स बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर से बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से हम क्या कर देते थे, सप्लाई को कम कर देते थे। क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो लोअर हो जाता है। वैसे ही सपोज गवर्नमेंट ने टैक्स कंसेशन दे दिया या सब्सिडी देने लग गई तो उससे मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा और मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा और मैं अपनी सप्लाई को भी क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसी का भी यहाँ पर फैक्टर इफेक्ट करता है सप्लाई को। लास्ट जो फैक्टर है वो हमारा है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स। फर्म्स के क्या गोल्स है, फर्म्स के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। देखिए अगर फर्म चाहती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट कमाना, तो वो क्या करेगी, अपनी सप्लाई को बढ़ाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी फर्म है जो नहीं चाहती, आजकल ऐसा ट्रेंड है जो अपने आप को मार्केट में रखने के लिए, अपने मार्केट के ज्यादा शेयर अचीव करने के लिए अपने प्राइस को नहीं बढ़ाती लेकिन अपनी सप्लाई को बढ़ाती है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो अपने प्राइस को कम ही करेंगी और सप्लाई ज्यादा करते रहेंगी।
तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म में हम देखेंगे जनरली सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ओनली एट अ हायर प्राइस एज इट फुलफिल द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो अगर किसी भी फर्म को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है तो वो क्या करेंगी, अपनी सप्लाई को बढ़ा देंगी। बढ़ाएंगी कैसे, प्राइस को हायर करके। लेकिन हाउएवर विद चेंज इन ट्रेंड आजकल फर्म क्या कर रही है, फर्म सप्लाई कर रही है ज्यादा लेकिन कम प्राइस में, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मार्केट में जितना भी शेयर है वो उसे कैप्चर कर पाए और स्टेटस और एक प्रेस्टीज मार्केट में अपनी बना पाए। तो अगर किसी भी फर्म का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना तो वो प्राइस को कम ही रखेंगी, सप्लाई को ही बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका ऑब्जेक्टिव है तो वो क्या करेंगी, प्राइस भी बढ़ाएंगी, साथ साथ सप्लाई भी बढ़ाएंगी। ओके, तो ये हमने फैक्टर्स सीखे आज, जिसमें हमने सीखे कि क्या क्या डिटरमिनेंट्स होते हैं सप्लाई के, इंडिविजुअल सप्लाई के। तो अगर सप्लाई चेंज करनी है, बढ़ानी है या घटानी है तो वो क्या क्या फैक्टर्स के कारण बढ़ घट सकती है। तो एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। वैसे ही स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में हमने देखा कि अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हुई तो उससे भी सप्लाई बढ़ेगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा हमारा। वैसे ही अगर टेक्नोलॉजी बेकार हो गई तो हम सप्लाई कम करेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा। उसके बाद हमने देखा प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अगर किसी दूसरे गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो हम उसी गुड्स में शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारी गिवन गुड्स की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैसे ही अगर दूसरे गुड्स के प्राइस कम होते हैं तो हम गिवन गुड्स को ही बनाएंगे और हमारी सप्लाई गिवन गुड्स की ही बढ़ेगी। वैसे ही है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर इनपुट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस क्या होते हैं, बढ़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा ज्यादा आएगा, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हम सप्लाई कम करेंगे एंड वाइस वर्सा। वैसे गवर्नमेंट पॉलिसी में हम टैक्सेशन पॉलिसी को देखते हैं, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया तो इससे भी फिर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम सप्लाई कम करेंगे। वैसे अगर टैक्स रेट घटा दिया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कम होगा तो हम सप्लाई को बढ़ाएंगे। और लास्ट हमने डिस्कस किया गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, अगर फर्म का गोल ही है कि प्रॉफिट कमाना तो अपना सप्लाई बढ़ाएगी, गोल नहीं है प्रॉफिट कमाना तो सप्लाई को वो बढ़ाएगी लेकिन प्राइस को अपने कम ही रखेगी। ओके, तो ये हमने फैक्टर्स पढ़े जो जिसको हम क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, कि क्या क्या फैक्टर्स के कारण हमारी सप्लाई चेंज हो जाती है, इंडिविजुअल सप्लाई। आइए अब देखते हैं आगे। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स फॉर मार्केट सप्लाई, क्या डिटरमिनेंट्स हैं जो मार्केट सप्लाई को इफेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर 3 डिटरमिनेंट्स हैं। फर्स्ट इज नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। देखिए मार्केट में जितनी ज्यादा फर्म्स आएंगी उतनी ज्यादा क्या होंगी, मार्केट सप्लाई बढ़ेगी। वैसे ही अगर मार्केट में कम फर्म्स होंगी तो उससे क्या होगा, सप्लाई क्या होगी, मार्केट में कम होगी। तो व्हेन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री इंक्रीजेस मार्केट सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। क्यों? ड्यू टू द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग दैट कमोडिटी। ओके, वैसे ही अगर market supply will decrease if some of the firm starts leaving it cause the industry due to loss। तो अगर इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है तो फर्म्स क्या हो जाएंगी, मार्केट से जाएंगी तो इससे क्या हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट पहला डिटरमिनेंट है मार्केट सप्लाई का। सेकंड आता है हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाले हैं उसकी एक्सपेक्टेशन। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो सेलर क्या करेंगे, आज अपनी सप्लाई कम करेंगे, वो फ्यूचर में अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे क्योंकि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, फ्यूचर में उन्हें प्रॉफिट होगा। वैसे ही सपोज अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं तो वो आज अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आज उन्हें प्रॉफिट होगा सप्लाई करके। तो इफ सेलर एक्सपेक्ट टू राइज इन फ्यूचर, अगर सेलर एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस राइज होने वाले हैं तो देन करंट मार्केट सप्लाई विल बी डिक्रीज। तो आज वो अपनी मार्केट सप्लाई डिक्रीज करेंगे, ठीक है, और फ्यूचर में हायर प्राइस वो करेंगे, सप्लाई करेंगे हायर प्राइस में। However, if the seller fear that the price will fall in future, लेकिन अगर सेलर को लगता है फ्यूचर में प्राइस फॉल हो जाएगा तो वो प्रेजेंट सिचुएशन में क्या करेंगे, सप्लाई को अपने इंक्रीज कर देंगे क्योंकि उन्हें फ्यूचर में क्या होगा, फिर उससे लॉस होगा अगर फ्यूचर में करेंगे तो। अच्छा, थर्ड जो हमारा फैक्टर है वो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। देखिए अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, मतलब इंप्रूवमेंट होगा किसका, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का, तो इससे क्या होगी, सप्लाई बढ़ेगी, मार्केट सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन अगर उल्टा है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो मार्केट सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिससे मार्केट सप्लाई क्या होती है, या तो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। आइए अब देखते हैं कंसेप्ट सप्लाई फंक्शन का। देखिए सप्लाई फंक्शन क्या कहता है, इट शोज दैट देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। सप्लाई फंक्शन क्या बता रहा है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप बता रहा है, किसके बीच में, सप्लाई और उसके फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करने वाले के बीच में।
ठीक है। तो किस किस फैक्टर से सप्लाई इन्फ्लुएंस होती है वो हमने डिस्कस किया। इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर्स देखे और मार्केट सप्लाई के फैक्टर देखे। तो सारे फैक्टर से क्या होता है, सप्लाई फंक्शन हमारा देखने को मिलता है। तो एस एक्स एक्स यहाँ पर है एक गुड जिसकी हम सप्लाई ले रहे हैं, ठीक है। एफ क्या है, ये फैक्टर्स है। तो इन फैक्टर्स के कारण ये एक्स की सप्लाई क्या हो सकती है, डिपेंड कर सकती है। तो पी एक्स का मतलब है कि प्राइस ऑफ उसी का गुड्स, उसी कमोडिटी का प्राइस, ठीक है। पीओ का मतलब है कि प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पर पी एफ का जो वो है वो प्राइस ऑफ अदर गुड्स है हमारा। ओके, उसी के साथ साथ अगर हम आगे देखें, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारा पी एफ। ओके, वैसे अगर हम एस टी के बारे में देखें तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को बता रहा है, टी हमारा टैक्सेशन पॉलिसी, जी हमारा गोल्स ऑफ द मार्केट, एन जो है हमारा वो नंबर ऑफ फर्म्स को बता रहा है, एफ हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, एंड एम जो है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो जितने भी फैक्टर्स हमने देखे इंडिविजुअल सप्लाई के या मार्केट सप्लाई के, तो सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, किसी भी एक कमोडिटी के सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। तो यही सप्लाई फंक्शन है कि ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। आइए देखते हैं सप्लाई स्केड्यूल एंड सप्लाई कर्व के बारे में, आज का लास्ट टॉपिक जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है, देखिए सप्लाई स्केड्यूल क्या है, एक टेबुलर स्टेटमेंट है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस। तो प्राइस के हिसाब से कितनी कितनी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, तो उस स्केड्यूल को हम सप्लाई स्केड्यूल कहते हैं। देख सकते हैं आप, जैसे प्राइस 1 था तो मैं क्वांटिटी सप्लाइड 5 कर रहा था, प्राइस 2 हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड 10 हो गई, प्राइस 3 हुआ तो 15 हो गई, 4 हुआ तो 20 हो गई और 5 हुआ तो 25 हो गई। तो आपने देखा विद राइज इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हुई, राइज हुई। अब इसी का अगर मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो उसे हम बोलते हैं सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, आपका सप्लाई स्केड्यूल का। तो अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं तो प्राइस को मैंने यहाँ पर अपने y एक्सिस में नोट किया है और क्वांटिटी सप्लाइड को मैंने x एक्सिस में नोट किया है। तो उससे क्या हुआ, एक कर्व बनी जो कि क्या है, बिल्कुल अपवर्ड स्लोपिंग है। तो सप्लाई कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही है। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, आप एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिए। आज की क्लास में हमने सप्लाई के बारे में सीखा कि व्हाट इज सप्लाई, उसके बाद सप्लाई एंड स्टॉक के बीच में रिलेशन को जाना, उसके बाद इंडिविजुअल सप्लाई के डिटरमिनेंट्स देखे, ठीक है। इसके बाद हमने मार्केट सप्लाई के भी डिटरमिनेंट्स को पहचाना और सप्लाई फंक्शन के बारे में जाना। फिर उसके बाद लास्ट में हमने सप्लाई स्केड्यूल एंड सप्लाई कर्व के बारे में सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लॉ ऑफ सप्लाई एंड एक्सेम्पशन ऑफ सप्लाई को भी सीखेंगे और उसके बाद हम आपके क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई के बारे में भी जानेंगे, जिसमें हम डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए कॉमर्स विद एमजे के साथ।